आइए, आपका स्वागत है बिहार टॉपर्स के एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास जो स्रोत है, जिसका शीर्षक है बिहार एक सामान्य परिचय, हम इसके एक एक पन्ने का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सही कहा, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ आंकड़े रटना नहीं है, हमें उन आंकड़ों के पीछे छिपी उस कहानी को समझना है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। एकदम सही। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये नाम बिहार आया कहाँ से? दस्तावेज में एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि 12वीं सदी में इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की, यानी उन शांत स्थानों की जहां भिक्षु रहते थे, बहुत आयत थी। हाँ, और देखिए, ये कोई आम विहार नहीं थे। इनमें नालंदा, विक्रमशिला और ओडंतापुरी जैसे महान ज्ञान के केंद्र शामिल थे। जब अरब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आए तो इन असंख्य विहारों को देखकर उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को ही बिहार बुलाना शुरू कर दिया। अरे वाह, मतलब भाषा और उच्चारण बदला और विहार समय के साथ बिहार बन गया। ज्ञान के केंद्रों ने जमीन को नाम दे दिया। बिल्कुल, पर जहाँ नाम का इतिहास इतना शांत है, इसके भौगोलिक गठन का सफर किसी तूफान से कम नहीं रहा है। हाँ, 1905 के बंगाल विभाजन के दौर को ही देख लीजिए। उस वक्त आधुनिक बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश सब एक ही प्रशासनिक छाते के नीचे थे। सोचिए जरा, कितना विशाल भूभाग होगा वो। इतने बड़े क्षेत्र को चलाना असंभव हो रहा था। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई। और इस घोषणा की औपचारिक अधिसूचना आई 22 मार्च 1912 को, जिसे आज भी हम गर्व से बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। एकदम से। फिर 1 अप्रैल 1912 को विधिवत गठन पूरा हुआ, जिसमें उस वक्त का उड़ीसा और झारखंड भी शामिल थे। पर कहानी यहाँ रुकती नहीं है। हाँ, पुनर्गठन का सिलसिला तो चलता रहा। पहला बड़ा कट लगा 1 अप्रैल 1936 को, जब उड़ीसा अलग हुआ, और फिर सबसे बड़ा बदलाव आया 15 नवंबर 2000 को। सही बात है, जब झारखंड अलग हुआ। दस्तावेज के आंकड़े बताते हैं कि तब के 55 जिलों में से 18 जिले सीधे झारखंड में चले गए, यानी लगभग 45.845% हिस्सा चला गया। हाँ, और बचा हुआ करीब 54.155% हिस्सा इस राज्य के पास रह गया, जिसमें 37 जिले थे। 2001 में अरवल नया जिला बना तो ये संख्या 38 हो गई। अगर देखा जाए तो ही नक्शे की कहानी एक बड़ी जॉइंट फैमिली की तरह लगती है, जो वक्त के साथ बढ़ती चली गई। तो अब उस जमीन की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं जो बची। इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का सिर्फ 2.86% है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। पर यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास है। जमीन में 12वां स्थान, लेकिन जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य। बाप रे। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ लगभग 10 करोड़ 40 लाख लोग थे, और 2022-23 की जाति गणना के ताजा आंकड़ों की माने तो ये संख्या 13 करोड़ 7 लाख क्रॉस कर चुकी है। सोचिए कितना डेंस है ये राज्य। आकार की बात करें तो ये मुख्य रूप से आयताकार यानी रेक्टेंगुलर है। अक्षांशीय विस्तार देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर तक है। और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक। पूरा राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में आता है। सही, और डायमेंशंस भी बिल्कुल क्लियर हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर है, और औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। अब इसके चारों तरफ की सीमाओं पर आते हैं। इस राज्य की सिचुएशन ऐसी है ना, जैसे एक घर जिसके चारों तरफ बिल्कुल अलग माहौल हो। हाँ, बिल्कुल। उत्तरी सीमा सीधे नेपाल के साथ जुड़ती है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। यहाँ 7 जिले लगते हैं: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फिर आती है दक्षिणी सीमा, जो झारखंड के साथ लगती है। वहाँ 8 जिले हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। वहीं पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, यहाँ भी 8 जिले हैं: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। और आखिर में
पूर्वी सीमा जो पश्चिम बंगाल के साथ है, यहाँ सबसे कम सिर्फ 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पर एक दिलचस्प बात नोट की अपने। क्या? कुछ जिले 2 अलग-अलग सीमाओं पर मौजूद हैं। एक तरह के जंक्शंस बन गए हैं वो। हाँ, ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। जैसे पश्चिमी चंपारण को लीजिए, वो नेपाल और यूपी दोनों को छूता है। रोहतास झारखंड और यूपी दोनों से जुड़ता है, और किशनगंज नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाता है। इनका महत्व तो वैसे ही बढ़ जाता होगा व्यापार और संस्कृति दोनों के लिहाज से, पर ऐसी जटिल सीमाओं और घनी आबादी वाले राज्यों को चलाने के लिए प्रशासनिक ढांचा कैसा होना चाहिए? बहुत मजबूत। प्रशासनिक पिरामिड को देखें तो सबसे ऊपर आते हैं 9 प्रमंडल यानी डिविजन्स। उनके नीचे 38 जिले हैं। अरवल अरियरवां जिला है। फिर 101 अनुमंडल यानी सब डिविजन्स। उनके नीचे 534 प्रखंड सह आंचल और ग्राउंड लेवल पर 8053 पंचायतें। ये तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। शहरी प्रशासन में देखें तो 19 नगर निगम है। सहरसा 19वां बना है। साथ ही 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायतें हैं। पर पुलिस प्रशासन का आंकड़ा थोड़ा अलग है। हाँ, और यहीं पर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। सिविल जिले तो 38 हैं, पर दस्तावेज कहता है कि पुलिस जिले 44 है। बगाहा और नौगाचिया को सिविल जिले का दर्जा दिए बिना अचानक से अलग पुलिस जिला क्यों बना दिया गया? देखिए, सिविल प्रशासन और कानून व्यवस्था दोनों अलग चीजें हैं। बहागा और नौगछिया का भूगोल और अपराध का इतिहास ऐसी चुनौती पेश करता है कि एक सामान्य एसपी वहां तक तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाता। अच्छा, तो जल्दी कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, क्राइम कंट्रोल के लिए उन्हें स्वतंत्र पुलिस जिले की ताकत दी गई, बिना उनके सिविल सेटअप को छिड़े। इसके अलावा 4 रेल पुलिस जिले भी हैं, जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना। ये तो सच में प्रशासन को लचीला बनाने का बढ़िया तरीका है। अब जरा पिरामिड के टॉप पर चलते हैं। जो 9 प्रमंडल हैं, इनको कॉरपोरेट कंपनीज के जोनल ऑफिसेज की तरह देख सकते हैं, जो पटना हेडक्वार्टर और लोकल जिलों के बीच कड़ी बनाते हैं। सही एनालॉजी है। चलिए इन 9 प्रमंडलों को लिस्ट करते हैं। पहला सारण प्रमंडल HQ छपरा है। इसमें 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। दूसरा है तिरहुट, इसका HQ मुजफ्फरपुर में है। इसमें 6 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। तीसरा दरभंगा प्रमंडल, HQ दरभंगा ही है। इसमें भी 3 जिले, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। फिर आता है कोसी प्रमंडल, जिसका HQ सहरसा है। इसमें सुपौल, मधेपुरा और सहरसा है। 5वां पूर्णिया प्रमंडल, HQ पूर्णिया। यहाँ 4 जिले हैं, अरारिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और छठा है भागलपुर प्रमंडल, HQ भागलपुर। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल है। इसमें मात्र 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। 7वां है पटना प्रमंडल, जिसका HQ राजधानी पटना में है। इसमें 6 जिले हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। 8वां मगध प्रमंडल, HQ गया। इसमें 5 जिले हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। और आखिर में 9वां मुंगेर प्रमंडल, HQ मुंगेर। इसमें भी 6 जिले हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। इन डिविजन्स की बाउंड्रीज अचानक नहीं बनी है ना? नहीं, इनके पीछे नदियां और भूगोल का बड़ा हाथ है। तो अब राजनीतिक ढांचे पर बात करते हैं। यहाँ की विधायिका द्विसदनीय यानी बाइकैमरल है। हाँ, यानी 2 सदन। विधानसभा जो निचला सदन है उसमें 243 सीटें हैं, और विधान परिषद जो ऊपरी सदन है उसमें 75 सीटें हैं। और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। दस्तावेज में आरक्षण के बारे में भी डिटेल है। विधानसभा की 243 में से 40 सीटें रिजर्व्ड हैं। इनमें से 38 SC के लिए और 2 ST के लिए हैं। ST वाली सीटें कटोरिया और मनिहारी हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा की 40 में से 6 सीटें SC वर्ग के लिए रिजर्व्ड हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। तो इतिहास, आंकड़े, प्रशासन और पॉलिटिक्स के बाद अब उस चीज पर आते हैं जो इस राज्य की आत्मा को दर्शाता है, इसके राजकीय प्रतीक। दस्तावेज बताता है कि प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है, जो 2 स्वस्तिक चिन्हों के बीच घिरा हुआ है।
और फ्लोरा और फौना को देखें तो राजकीय वृक्ष पीपल है, पर 2013 में एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक मोड़ आया था। हाँ, 2013 में राज्य ने अपने राजकीय पुष्प, पशु और पक्षी तीनों को एक साथ बदल दिया था। पुष्प बना गेंदा यानी मैरीगोल्ड, पशु बना बैल जबकि पहले रीछ हुआ करता था, और पक्षी के रूप में गौरैया को चुना गया, जिसने फख्ता की जगह ली। मछली के रूप में मंगूर को 2008 में ही मान्यता मिल गई थी। भाषाओं में देखें तो प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय उर्दू है। और इसी आत्मीयता को आवाज देता है यहाँ का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार, जिसे सत्यनारायण लाल जी ने लिखा और हरि प्रसाद चौरसिया और शिवकुमार शर्मा जी ने संगीत दिया 2012 में। बिल्कुल, और दस्तावेज के आखिर में M.R. चिश्ती जी की लिखी राजकीय प्रार्थना भी है। उसकी पहली लाइन ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करें। उफ, ये पंक्ति तो मतलब आंकड़ों को पढ़ने के बाद जब हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं तो ये कविता नहीं एक विजन लगती है। यही बात है। तो इस गहरे और विश्लेषणात्मक अध्ययन में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इन आंकड़ों के पीछे की आत्मा और कहानी आप सभी तक पहुंची होगी।